नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। द यूनिक क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड की मिट्टी से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने से पहले कुछ ऐसे वर्ड आपके सामने ले आएंगे जो कि आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, काफ़ी कठिनाई होती है। अगर आप कोई बुक को पढ़ रहे हो तो ऐसे ऐसे अगर शब्द मिल जाते हैं तो आपको समझने में काफ़ी दिक्कत, काफ़ी परेशानी आती है। जैसे ह्यूमस, आप कई बार मिट्टी से संबंधित जानकारी प्राप्त किए होंगे, उसमें से कुछ वर्ड ऐसे आते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं तो ह्यूमस, कहीं कहीं देखते हैं कि किसी भी मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है तो कई मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। कहीं मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है तो कई मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा की कमी होती है। तो वास्तविक में ये ह्यूमस क्या है, ह्यूमस में कौन कौन ऐसे तत्व शामिल होते हैं, ह्यूमस का निर्माण के पीछे किनकी अहम भूमिका होती है, खादर मिट्टी किसे कहते हैं, बांगर मिट्टी किसे कहते हैं, क्या खादर मिट्टी हर वर्ष नहीं होती है, खादर मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, बांगर मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, जो जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन जानकारी प्राप्त करने से पहले डिफिनेशन ये होना चाहिए कि मृदा किसे कहते हैं या मिट्टी किसे कहते हैं। एक लाइन में इसका डिफिनेशन अगर आप देना चाहें तो लिख सकते हैं कि पृथ्वी की ऊपरी सतह को मिट्टी कहते हैं, पृथ्वी की ऊपरी सतह को मिट्टी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मिट्टी को 4 संस्तर में बांटा गया है, 4 संस्तर में बांटा गया है। अगर वर्टिकली देखा जाए तो 4 संस्तर, जैसे हम दिखाते हैं आपको 4 संस्तर, ए बी सी और डी। कोई भी पेड़ पौधा को हम लोग संस्तर फर्स्ट में लगाते हैं, है ना। ये पेड़ पौधा है, सपोज ये पेड़ पौधा है, ठीक। कोई भी पेड़ पौधा को अगर हम लगाते हैं जमीन पे तो वो अपना पोषक तत्व, अपना वृद्धि के लिए अपनी पोषक तत्व फर्स्ट संस्तर से ग्रहण करती है, ठीक है। हालांकि अगर देखा जाए तो पृथ्वी के किसी भी मिट्टी के 4 संस्तरों में से पहला संस्तर में पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है, और अधिक होने के कारण कोई भी पौधा फर्स्ट संस्तर से ही पोषक तत्व को प्राप्त होता है ताकि उनकी वृद्धि जल्दी हो सके, उनकी वृद्धि हो सके। ध्यान दीजिएगा, अगर आप मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये मिट्टी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। देखिए, मिट्टी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई, लैटिन भाषा से हुई। लैटिन भाषा से में इसे सोलम के नाम से जाना जाता है, और ये सोलम के नाम से जाना जाता है, और यही सोलम से स्वैल बना है, ठीक है, जिससे हम लोग मृदा के नाम से जानते हैं या मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो आपको एक लाइन में अगर कोई पूछे कि मृदा की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है तो लैटिन भाषा से हुई है। मृदा की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। अब प्रश्न ये आता है कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। आप भी पढ़े होंगे कि पत्थरों के टूटने फूटने से मृदा का निर्माण होता है, चीजें ठीक है। ये इनकी जो प्रक्रिया होती है काफ़ी धीमी होती है, सालों और हजारों वर्ष लग जाते हैं मिट्टी के निर्माण के क्रम में। तो इनकी जो प्रक्रिया होती है वो काफ़ी धीमी होती है। लेकिन आपका भी कहना ठीक है कि चट्टानों के टूटने फूटने से मिट्टी का निर्माण होता है, तो क्या चट्टानों के टूटने फूटने में किनकी यह भूमिका होती है? तो होती है, जैसे हवा की भी यह भूमिका होती है, पानी की यह भूमिका होती है, सर्दी की यह भूमिका होती है, गर्मी की यह भूमिका होती है, ठीक। इन सारे कुछ जैविक पदार्थों की यह भूमिका होती है मिट्टी के निर्माण के दौरान। तो इन सारे तत्वों की यह भूमिका होती है, तो फाइनल जाकर के पत्थर टूटता है और टूटने के बाद मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। हालांकि हम डायरेक्ट इसलिए कह देते हैं कि पत्थर को टूटने फूटने से मिट्टी का निर्माण होता है, और मिट्टी के निर्माण में और चीज़ों का भी सहयोग होता है, लेकिन सिर्फ पत्थर का यहाँ उल्लेख इसलिए करते हैं क्योंकि मिट्टी का निर्माण होता है तो अधिक मात्रा में पत्थर का ही सहयोग होता है, इसलिए हम लोग वहाँ डायरेक्ट बोलते हैं कि पत्थरों के टूटने फूटने से मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। और बाकी तो अन्य चीज़ों का, जैसा कि आप देखें, इन चीज़ों का भी सहयोग होता है। अब बात आती है कि मृदा
मृदा में पाए जाने वाले जो प्रमुख तत्व हैं, जैसे खनिज पदार्थ, खनिज जो पदार्थ है वो मृदा में 40 से 45% पाया जाता है, 40 से 45% पाया जाता है। ह्यूमस कहते किसे हैं, पहले इस चीज को आप लोग देख लीजिएगा। ह्यूमस का अगर डिफिनेशन देखा जाए, अगर आप खेत में देखें तो खेत में पहले से फसल लगे हुए हैं या तो आपके खेत में पेड़ हैं, पेड़ की पत्तियां यहाँ गिर रही है जमीन पे, यहाँ जीव जंतु के कुछ अवशेष हैं, पहले से कुछ जीव जंतु के अवशेष हैं। अगर वनस्पति के कुछ अंश और जीव जंतु के कुछ अंश सड़ गल जाते हैं तो ही तो ह्यूमस का निर्माण होता है, लेकिन इसको सड़ाते और गलाने में अहम भूमिका किनकी होती है, तो इनकी अहम भूमिका जीवाणु और कवक की होती है। और ये जीवाणु और आपके कवक वनस्पति के अंश को और जीव जंतु के अंश को गला सड़ा देते हैं तो ह्यूमस का निर्माण करते हैं। और इस जीवाणु का काम होता है कि इसे खनिज पदार्थ को अलग कर दें और ह्यूमस को अलग कर दें। तो कह सकते हैं कि ह्यूमस के निर्माण के दौरान जीवाणु और कवक का यह भूमिका होता है। एक बार और आप लोग सुनिएगा कि ह्यूमस का निर्माण कैसे होता है। मानिए आपका खेत है, खेत में आपका पेड़ है या तो बहुत ऐसे जो आपके फसल होते हैं जिसमें से कुछ पत्ते होते हैं वो जमीन के नीचे गिर जाते हैं, जमीन के नीचे गिर गए, कुछ जीव जंतु के अवशेष भी इसमें मिल गए, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं या कोई जानवर मर जाता है तो इसमें से दोनों एक साथ मिल गए, इधर से आपके वनस्पति पेड़ पौधे के छिलके या इधर से कोई जीव जंतु के अवशेष। अब ये जीव जंतु और वनस्पति के जो अवशेष मिल जाते हैं तो इसको सड़ाने और गलाने का काम जीवाणु और कवक करते हैं। और जैसे ये सड़ और गल जाता है उसके बाद यही जीवाणु और कवक खनिज पदार्थ को अलग कर देते हैं और ह्यूमस को अलग कर देते हैं, क्योंकि ये सड़े गले पदार्थ में खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं और ह्यूमस पाए जाते हैं। तो यही जीवाणु का और कवक का काम होता है कि ये खनिज पदार्थ को अलग कर दे और ह्यूमस को अलग कर दे। तो समझ आ गया। एक लाइन में अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वनस्पति और जीव जंतु के सड़े गले पदार्थ को ह्यूमस कहते हैं। चीजें समझ आ गई। अब पढ़िए कि खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी किसे कहते हैं। खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी, जैसे कि आप कई बार पढ़े होंगे कि खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी के ही दो भाग हैं, अर्थात जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है। नया जलोढ़ को हम लोग खादर मिट्टी के नाम से जानते हैं, पुराना जलोढ़ को हम लोग बांगर मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इनका निर्माण कैसे होता है। सपोज एक ये नदी है, ठीक है, नदी में खादर मिट्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं। नदी में प्रत्येक साल जो होती है बाढ़ आती है और बाढ़ आने के क्रम में नदी में पानी भर जाता है और पानी भरने के कारण ये जो नदी है वो काफ़ी दूर से पर्वत पहाड़ों को काट करके अपने साथ मिट्टी लेकर के आती है और यह मिट्टी अपने किनारे में ये छोड़ती चली जाती है, अपने किनारों में छोड़ती चली जाती है। जो ये मिट्टी छोड़ती चली जाती है यही मिट्टी खादर मिट्टी कहलाती है। यही मिट्टी खादर मिट्टी कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, ये और पॉइंट अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। खादर मिट्टी हर साल नई मिट्टी होती है। खादर मिट्टी हर साल नई मिट्टी होती है क्योंकि प्रत्येक साल बाढ़ आएगा और बाढ़ आने के बाद प्रत्येक साल खादर मिट्टी का भी निर्माण होगा। यहाँ एक परत जम जाएगा नदी के किनारे, क्योंकि नदी दूर से पर्वत पहाड़ों को काटकर अपने साथ मिट्टी को लेकर के आ रही है और अपने किनारों में छोड़ती जा रही है। तो ऐसे में एक मिट्टी का एक अलग लेयर, एक अलग परत का निर्माण हो जाएगा और यही मिट्टी एक नई मिट्टी है
तो इसी को हम लोग कहते हैं खादर मिट्टी। क्या कहते हैं? खादर मिट्टी। इसलिए आप कई बार पढ़े होंगे कि नई जलोढ़ को हम लोग खादर कहते हैं, नई जलोढ़ को हम लोग खादर करते हैं और ये उपजाऊ मिट्टी भी होती है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि ये मिट्टी हर एक साल निर्मित होती है, ये मिट्टी का हर एक साल निर्माण होता है। अब ये बांगर मिट्टी क्या होती है, ध्यान दीजिएगा ही। अगर यही नदी दूसरे बार बाढ़ को लेकर के आती है, अपने साथ पेड़, अपने साथ पहाड़ पर्वत को काटते हुए अपने साथ मिट्टी को लेकर के आती है, पहले बार अगले साल ये इस जगह मिट्टी को निर्माण की थी, इस जगह पे ये अपने एक परत को निर्माण की थी। अब दूसरी बात क्या करेगी कि दूसरे साल में यहाँ परत की निर्माण करेगी, दूसरी बार इस जगह पे परत की निर्माण करेगी। तो पहले साल में जो लाया गया था उनके द्वारा मिट्टी, वो अब बांगर मिट्टी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वो अब बांगर मिट्टी कहलाएगी। और जो नए साल ये मिट्टी का जो निर्माण हुआ वो अब खादर मिट्टी कहलाएगी। तो प्रत्येक साल नदी के द्वारा लाया गया नई मिट्टी को हम लोग खादर मिट्टी कहते हैं। चीजें समझ आई? तो अब ये पुरानी मिट्टी हो गई क्योंकि ये अगले साल आई थी, ये इस वर्ष लाई, तो इसे हम लोग खादर मिट्टी कहेंगे और उसको हम लोग बांगर मिट्टी कहेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे जिस जगह पे आप खड़े हैं, यतीत काल में देखा जाए तो झारखंड जैसे क्षेत्र में बहुत ऐसी नदियां बही है और इसी यही नदियां के द्वारा लाया गया मिट्टी है जहां आप रह रहे हैं, जहां आप घर बनाए हैं। जैसे देखिए आज अगर आप देख रहे हैं कि पहले बार में अगर बाढ़ आया तो इस मिट्टी की परत जमी, दूसरी में इस मिट्टी की परत जमी, तीसरी में इधर जमेगी, चौथी में इधर होगी, तो ये तो आपका स्थल होगा वो ऊंचा ही हो जाएगा ना, यह स्थल जो होगा आपका ऊंचा हो जाएगा ना। ऐसी तरह से ये कर्म चलता रहता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि जो पुरानी मिट्टी थी वो खादर मिट्टी होती है, जो नई मिट्टी आती है उसी को हम लोग खादर मिट्टी कहते हैं। जो पुरानी मिट्टी को हम लोग कहते हैं बांगर और नई मिट्टी को हम लोग कहते हैं खादर मिट्टी। उम्मीद है चीजें हम आपको समझ आ गई होगी। मृदा में पाए जाने वाले, मिट्टी में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व होते हैं। मिट्टी में क्या क्या तत्व पाए जाते हैं? जैसे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, ह्यूमस पाए जाते हैं। ह्यूमस क्या होते हैं आपको पता है? मिट्टी में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों की प्रतिशत अगर देखा जाए तो 40 से 45% होती है। ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ, देखिए ह्यूमस को हम लोग कार्बनिक पदार्थ भी कहते हैं। तो मिट्टी में ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ की जो परसेंटेज होती है वो 5 से 10% होती है। मिट्टी में जल की मात्रा 25% होती है, वायु की मात्रा 25% होती है और मिट्टी में कवक भी पाए जाते हैं, जीवाणु भी पाए जाते हैं। जैसा कि हम आपको पहले भी बताएं कि ह्यूमस के निर्माण में जीवाणु और कवक की अहम भूमिका होती है। अब देखिए मृदा में पाए जाने वाले तत्वों के स्रोत, जैसा कि आप अभी क्या पढ़ें कि खनिज लवण पाए जाते हैं, वायु पाए जाते हैं, जल पाए जाते हैं। लेकिन ये पाए जाते हैं तो कहाँ से पाए जाते हैं? तो आप बताइएगा कि कुछ स्थल मंडल से पाए जाते हैं, कुछ जल मंडल से पाए जाते हैं, कुछ वायुमंडल से पाए जाते हैं, कुछ जीव मंडल से पाए जाते हैं। ठीक है, आपको हम पहले बताएं कि मृदा में खनिज लवण पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। लेकिन ये खनिज पदार्थ कहाँ से आते हैं? इनका भी कुछ सोर्स होगा, तो इनके सोर्स के बारे में हम बताए हैं। देखिए स्थल मंडल से कैल्शियम, मिट्टी में कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है और फास्फोरस पाया जाता है, जो स्थल मंडल से प्राप्त किया जाता है। ठीक, थोड़ा सा आप यहाँ चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप खून चेक करवाने के लिए जाते हैं, खून का एनालिसिस करवाने के लिए जाते हैं, तो आपको कभी कभी ये डॉक्टर कह देता है कि आपके खून में कैल्शियम की कमी है। कभी ध्यान दिए होंगे तो अगर आप खून को चेक करवाए होंगे, अगर कैल्शियम की कमी होगी तो डॉक्टर कभी बताया होगा कि आपके अंदर कैल्शियम की कमी है। तो ये मिट्टी में कैल्शियम पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। और मिट्टी में जो उपज रही है वो पेड़ पौधा उपज रही है और पेड़ पौधा के द्वारा दिया गया जो फल है वो ग्रहण करता है यादमी, मतलब हम और आप, ग्रहण करता है यादमी। और ये मिट्टी में है कैल्शियम
और कैल्शियम है मिट्टी में, और मिट्टी में उत्पादित होती है फसल, और इस फसल को खाता है मनुष्य। तो कहीं ना कहीं खाद्य श्रृंखला के माध्यम से अर्थात फूड चेन के माध्यम से वह कैल्शियम हमारे शरीर के अंदर भी जाता है, शरीर के अंदर से जाता है। और वह जो कैल्शियम का प्रारंभिक सोर्स है वह स्थल मंडल है। देखिए किस तरह से हमारे शरीर में कैल्शियम जाता है। तो सीधा कहिएगा कि फूड चेन के माध्यम से हमारे शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह जाता है। और ये फास्फोरस, कैल्शियम वगैरह स्थल मंडल से प्राप्त किया जाता है ना, जैसा कि मिट्टी से। वायुमंडल से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन विभिन्न गैस, जैसा एग्जाम्पल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हम दे दिए। वायुमंडल से विभिन्न गैस प्राप्त किया जाता है। जलमंडल से जल प्राप्त किया जाता है। जीवमंडल से पोषक तत्व प्राप्त किया जाता है। ठीक है, देखिए जीवमंडल, हम आपको वहां पहले बताएं कि ह्यूमस में जीव जंतु का भी अवशेष होता है और वनस्पति का भी अवशेष होता है। और ये वनस्पति और जीव जंतु का अगर मिश्रण हो जाता है तो ह्यूमस का निर्माण होता है। और ये नए पेड़ पौधे के लिए ह्यूमस बड़ा लाभकारी होता है, बड़ा लाभकारी होता है। ये पेड़ पौधों को वृद्धि में काफ़ी सहयोग करते हैं। एक पॉइंट आप लोग और लिखिएगा, देखिए पूरे भारत में विश्व का जितना भी पत्थर है वो भारत में पाया जाता है। अर्थात आप एक लाइन में ऐसे लिखेंगे कि विश्व में पाए जाने वाले प्रत्येक पत्थर भारत में पाए जाते हैं। और अगर विश्व में पाए जाने वाले अधिकतर या तो सारे पत्थर भारत में पाए जाते हैं तो पत्थर के माध्यम से ही मिट्टी का निर्माण होता है। और इसी के कारण मिट्टी का निर्माण होता है। और यही कारण है कि हमारे भारत में मिट्टी का विविधता है। मिट्टी का विविधता है, क्यों विविधता है? क्योंकि यहाँ सारे प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं। सारे प्रकार के पत्थर पाए जाने के कारण यहाँ सारे प्रकार की मिट्टियों का निर्माण हो जाता है। और सारे प्रकार की मिट्टियों का निर्माण हो गया, इसका मतलब हो गया कि भारत में मिट्टियों का विविधता है। ठीक है, पत्थर से ही मिट्टी का निर्माण हुआ और भारत में प्रत्येक प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं तो यहाँ मिट्टी प्रत्येक प्रकार के भी पाए जाएंगे। इसी का कारण है कि झारखंड में मिट्टियों का विविधता पाया जाता है ना। इसी प्रकार से विश्व का प्रत्येक वनस्पति भारत में पाया जाता है, इसलिए यहाँ वनस्पतियों का भी विविधता है। एक ऐसा नहीं कि पूरे भारत में सिर्फ एक वनस्पति पाया जाए, बिल्कुल भी नहीं, विविधता है। प्रत्येक स्थान पे हो सकता है अलग अलग वनस्पति भी पाया जाए। आप थोड़ी ही दूरी पे जाएं, वहाँ अलग अलग वनस्पति देखने को मिल सकता है। आप थोड़ी इधर दूरी पे जाएं, वो अलग अलग वनस्पति देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ मिट्टियों की विविधता है, तो इसी प्रकार यहाँ वनस्पतियों की भी विविधता है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आई होगी। अब हम लोग डायरेक्ट झारखंड से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। विशेष जानकारी प्राप्त करने के पश्चात अब हम लोग देखते हैं कि झारखंड में मूल रूप से 6 मिट्टी पाए जाते हैं, जैसा कि आपको हम क्रम में लिखा दिए हैं। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, अब्रकमुलक मिट्टी, रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। लाल मिट्टी का सैम्बोल ये है। अगर ये सैम्बोल आपको कहीं इधर दिखता है, समझ जाइएगा कि वहाँ लाल मिट्टी का विस्तार है। हालांकि लाल मिट्टी का विस्तार जहाँ जहाँ तक है वहाँ हम रेड कलर से चीज़ों को दर्शाने की पूरी कोशिश किए हैं। यहाँ तक पूरा आपका लाल मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, जहाँ जहाँ आपको रेड कलर का चीज़ें दिख रही है वहाँ तक पूरा आपका लाल मिट्टी का विस्तार है। और आपको पता होना चाहिए झारखंड में 90% भूमि पे लाल मिट्टी का ही विस्तार है। काली मिट्टी का सैम्बोल ये है। काली मिट्टी का सैम्बोल ये है। ये सैम्बोल जहाँ आपको दिखाई दे रहा है समझ जाइए कि वहाँ काली मिट्टी है। हम चीज़ों को लिख भी दिए हैं। लेटराइट मिट्टी, ये पॉइंट जो है पॉइंट के माध्यम से दर्शाया गया, लेकिन एक क्रम में पॉइंट है। ठीक है, एक क्रम में पॉइंट है, वहाँ समझ जाइएगा कि वहाँ लेटराइट मिट्टी है। जैसे कि यहाँ देखिए क्रम में ही है, ये लेटराइट मिट्टी यहाँ है, लेटराइट मिट्टी यहाँ है।
अब्रक मूलक मिट्टी को सिर्फ ये लाइनिंग के माध्यम से दर्शाए हैं, तो यहाँ है और यहाँ है। जहाँ ये आपको सिंबल दिखाई दे रहा हो समझ जाइएगा कि वहाँ अब्रक मूलक मिट्टी है। रेतीली मिट्टी को भी पॉइंट के माध्यम से दर्शाएं, लेकिन या नियमित तरीके से, कोई यहाँ एक क्रम में नहीं दिए हैं, ये एक अनियमित है। जैसे कि देखिए यहाँ रेतीली मिट्टी, यहाँ रेतीली मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी को पॉइंट के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की है, लेकिन एक क्रम में। तो ये जलोढ़ मिट्टी यहाँ है, जलोढ़ मिट्टी यहाँ है, जलोढ़ मिट्टी यहाँ है, ये सारी चीज़ जहाँ जहाँ हम सिंबल के माध्यम से दर्शाएं वहाँ लिख भी दिए हैं। ठीक है, आपको पता है कि झारखंड के लगभग 66% लोग कृषि कार्य पर निर्भर हैं और अपने जीवन निर्वाह करते हैं। यहाँ के उद्योग धंधे विकसित हैं, फिर भी लोग कृषि कार्य पर निर्भर होकर के भी अपना जीवन यापन करते हैं, चाहे वह शाकाहारी जीव जंतु हो, मांसाहारी जीव जंतु हो, लेकिन वे मिट्टी पर निर्भर हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर 66% लोग इसी मिट्टी पे निर्भर हैं तो यहाँ की मिट्टी में एक विशेष गुण भी होना चाहिए है। चलिए देखिए लाल मिट्टी के बारे में। यह राज्य की सर्वप्रमुख मिट्टी है। आपको पता है कि झारखंड के 90% क्षेत्रों में लाल मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, चीजें हम लिख दिए हैं। और इसका निर्माण नीस और ग्रेनाइट जैसे पत्थरों के टूटने फूटने से निर्माण होता है। यह शुष्क और आर्द्र जलवायु के कारण लौह ऑक्साइड से भरपूर चट्टानों के टूटने पिसने से बनती है। कहने का मतलब यह है कि जब गर्मी के दिन आते हैं तो पत्थर में दरार पड़ जाती है और आपके बरसात के दिन आते हैं तो इस दरार में पानी भर जाती है। ये क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है और ये लाखों और करोड़ों वर्षों के बाद ये चट्टानें अन्य अभिक्रिया करने के बाद टूटना फूटना स्टार्ट हो जाती है। और ऐसे पत्थरों में लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है और लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण उस पत्थर में लौह ऑक्साइड की मात्रा भरपूर होने के कारण उस मिट्टी का रंग लाल होता है। कृषि की दृष्टि से यह मिट्टी कम उपजाऊ है। ठीक है, इसमें मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फेट तथा ह्यूमस के कम अंश पाए जाते हैं। ठीक है, आपको हम कॉमन 3 बता दिए हैं। ह्यूमस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जो है ये अधिकता मिट्टी में कम ही पाए जाते हैं, लेकिन ये मैग्नीशियम भी इसमें कमी पाई जाती है। लाल मृदा मुख्य रूप से उच्च भूमि में पाया जाता है, जिसे आप तांड कहते हैं, है ना, जिसे आप तांड कहते हैं। मृदा उच्च भूमि में पाया जाता है। स्थान और ऊंचाई के आधार पर परिवर्तित होती रहती है। इनके गुण की बात की जाए तो इसके स्थान, अलग अलग स्थान और अलग अलग ऊंचाई के अनुसार इनके मिट्टी के गुणों में परिवर्तित होती रहती है, बदलाव होती रहती है। इसमें मुख्यतः मोटे अनाज जैसे मूंगफली, गन्ना, चावल आदि संभव है। इस मिट्टी में मूंगफली, गन्ना, चावल जैसी खाद्य पदार्थों का उपज किया जा सकता है। काली मिट्टी को हम लोग कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि काली मिट्टी में कपास की उपज सबसे अधिक होती है, इसलिए हम लोग इसे कपासी मिट्टी कहते हैं। स्वतः जुताई मिट्टी भी इसे कहते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो गर्मी के दिनों में इसमें बहुत बड़े बड़े दरार आ जाते हैं, लगभग 1 मीटर की भी दरार हो जाती है। और हम लोग जोतते खेत को इसलिए हैं क्योंकि अगर पानी गिरे तो उसमें पानी ठहरे, और अगर इसमें पहले से दरार पड़ जाती है और पानी गिरती है तो स्वतः पानी रुकेगी। और हम लोग का मूल मकसद होता है जुताई करने का पानी को रोकना, और अगर इसमें दरार फटने से ही पानी रुक जाती है तो हम समझ लें कि अपने आप ये जुताई हो गई इसकी, क्योंकि पानी रोकना ही तो था, तो पानी रोकना ही तो था, इसलिए इसकी स्वतः जुताई मिट्टी भी इसे कहते हैं, क्योंकि ये पानी खुद रोक लेती है, दरार इसके अंदर इतने इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है, इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार मुख्य रूप से राजमहल ट्रैप में हुआ है। राजमहल ट्रैप अर्थात हम लोग दूसरे वे में कह सकते हैं कि लावा क्षेत्र में हुआ है, क्योंकि राजमहल का ट्रैप जो आपका निर्माण हुआ है वो लावा नवनिर्मित क्षेत्र है ना, तो कह सकते हैं कि इसका विस्तार मुख्य रूप से लावा निर्मित क्षेत्रों में हुआ है। देखिए ये काली मिट्टी है ना, लावा निर्मित क्षेत्र तो ही है।
इसमें मुख्य रूप से मैग्नीशियम, सिलिकॉन, लोहा ऑक्साइड आदि पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं आपको चीज़ों देख लेना है। नमी के संपर्क में आते ही मिट्टी कले का निर्माण करती है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, अगर आप गांव में रह रहे हों तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप खेत में देखें तो जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी चिपचिपी हो जाती है, पहली बात। दूसरी ये बात है कि अगर आप कहीं खेत में जाते हैं और वहाँ पानी आ जाता है तो पानी आने के बाद वहाँ एक कले का निर्माण करती है, जैसे काले काले, जिसे हम लोग आमतौर पे पपरी पड़ जाना कहते हैं, है ना। तो पपरी पड़ जाता है, वही कले का निर्माण करती है। यही चीज़ लिखे हैं कि नमी के संपर्क में आते ही मिट्टी कले का निर्माण करती है। काले 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 की एक परत जम जाती है, ऐसा समझिए। आर्द्र मौसम में चिपचिपी हो जाती है, जबकि शुष्क मौसम में दरार आ जाती है। आपको हम बताएं कि ये गर्मी के दिनों में इसमें काफ़ी गहरे गहरे दरार आ जाते हैं, जिसकी अगर देखा जाए गहराई तो 1 मीटर भी हो सकती है या होती भी है। यह मिट्टी नमी बनाए रखने के कारण कृषि के लिए उपयोगी है। यह मिट्टी इसमें नमी अधिक दिनों तक बनी रहती है, इसीलिए इसमें धान और चना का भी खेती होती है। लेटेराइट मिट्टी, यह गहरे लाल रंग की होती है, ठीक है। इसमें बहुत कंकड़ होते हैं, मतलब ये अनुपजाऊ है, उपजाऊ के लिए नहीं है। इसमें सही ढंग से किसी भी फसल को नहीं उपजाया जा सकता है। इसमें लो ऑक्साइड के साथ साथ चूना, फास्फोरस, पोटास पाया जाता है। फास्फोरस और पोटास पाया जाता है। इसमें लोह ऑक्साइड, एल्युमिनियम और मैंगनीज की भरपूर मात्रा पाई जाती है। देखिए इसमें क्या क्या पाया जाता है। इसमें लोह ऑक्साइड के साथ साथ चूना, फास्फोरस, पोटास पाया जाता है। और अगर भरपूर मात्रा में देखा जाए तो ऑक्साइड, एल्युमिनियम, मैंगनीज पाया जाता है। यह मिट्टी सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए यह मिट्टी सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि उर्वरता निम्न स्तर की है। आपको बताइए ये कृषि कार्य करने लायक है ही नहीं, सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त नहीं है तो इसमें कृषि कहाँ से की जाएगी, फसल की उत्पादकता कहाँ से की जाएगी। उर्वरता निम्न है। उर्वरता के माध्यम से धान, गन्ना और रागी की फसल की जा सकती है। उर्वरता के माध्यम से कहने का मतलब ये है कि मार्केट में जो आपके उर्वरक के रूप में डीएपी वगैरह खाद जो मिलते हैं, अगर इसका उपयोग किया जाए तो यहाँ आपके धान, गन्ना, रागी को उपजाया जा सकता है। लेकिन हाँ, वहीं उस खाद का उपयोग किया जाता है जहाँ पानी की भी व्यवस्था उचित हो। अगर उस खाद को उपयोग आप करते हैं, जहाँ कर रहे हैं उस खाद का उपयोग, वहाँ पानी भी अच्छी खासी होनी चाहिए। और वो आजकल जो आपके जो रसायन आते हैं अर्थात उर्वरक आते हैं, वो काफ़ी महंगे आते हैं, तो उतना यहाँ के किसानों को देना बहुत ही उचित नहीं होता। चलिए अब नए एक और आंकड़ा आपके सामने लेकर के आते हैं ताकि आपका इसी वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिल सके। आइए मिट्टी से संबंधित लास्ट आंकड़ा देखते हैं और चौथा मिट्टी के रूप में अब्रक मूलक मिट्टी के बारे में चर्चा करते हैं। अब्रक मूलक मिट्टी अब्रक के खानों के समीप मिलती है। देखिए अब्रक के खानों से अपक्षय के कारण उसके समीप के क्षेत्रों में ऐसी मिट्टी मिलती है, जैसे अब्रक के खान कोडरमा में है, झुमरी तिलैया में है, बड़का काना और आपके मांडू जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हालांकि हम सारे मिट्टियों का विस्तार कहाँ कहाँ है हम नहीं बताए हैं, क्योंकि ये मैप आपको बता दे रहा है कि कहाँ कहाँ कौन ऐसे मिट्टी का विस्तार है। अगर आपको कोई पूछ दे कि काली मिट्टी का विस्तार कहाँ है तो आप बोलिएगा राजमहल का पहाड़ी। और अगर जिला पूछे तो इसके ये यहाँ कौन कौन से जिले हैं आपको पता होगा। कोई पूछे कि लेटेराइट मिट्टी कहाँ है, अगर कोई पूछे कि लेटेराइट मिट्टी कहाँ है तो ये देखिएगा पूर्वी सिंहभूम का आप कह सकते हैं पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र में। आप यहाँ कह सकते हैं यहाँ भी लेटेराइट मिट्टी है राजमहल की पहाड़ियाँ में। तो ये लोकेशन आप मैप देख करके पता कर सकते हैं। कोई पूछे लाल मिट्टी कहाँ है तो आप बताइए गगड़वा में, पलामू में, आपका चतरा में, हजारीबाग में, रांची में, सिमडेगा में, गुमला में, सारे जगहों पे लाल मिट्टी का विस्तार है। तो ये मैप आपका बता देता है लोकेशन की कौन मिट्टी कहाँ है। ये चीज़ें आपको रटने नहीं है, मैप के माध्यम से आपको ये पूरी तरह से अंदाज़ा लगाना है कि अगर कोई भी जिला है तो उसके पूर्व, पश्चिम, दक्षिण किधर कोई भी मिट्टी विस्तृत है। तो यहाँ से लोकेशन आप पता कर सकते हैं। इसलिए हम मिट्टी का विस्तार कहाँ है हम नहीं लिखवाए हैं, आप मैप के माध्यम से चीज़ों को देख सकते हैं।
नेक्स्ट है, देखिए यह मिट्टी कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। कभी कभी इसमें कुर्मी का एक होता कोदो, एक फसल होता है, इसका यहाँ उपज किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट है रेतीली मिट्टी। यह मिट्टी दामोदर नदी घाटी के परतदार चट्टानों के घिसने व टूटने से बनती है। देखिए रेतीली मिट्टी कैसे बनती है तो बताइएगा, दामोदर नदी घाटी की परतदार चट्टानों के घिसने और टूटने से बनती है। इसे आपको पता है कि मिट्टी का भी निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने से होती है, लेकिन यहाँ लगा देना आपको कि दामोदर नदी घाटी की परतदार चट्टानों के टूटने फूटने से होती है। इसका रंग लाल एवं पीले का मिश्रण होता है। रेतीली मिट्टी का रंग लाल एवं पीले रंग का मिश्रण होता है। देखिए रेतीली मिट्टी का विस्तार कहाँ है, ये यहाँ विस्तार है, जैसे आप पाट क्षेत्र कह सकते हैं, आपका ये है रेतीली मिट्टी का विस्तार। यह मिट्टी मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है, ठीक है, मोटे अनाज इस मिट्टी में किए जा सकते हैं, जैसे बाजरा जौ वगैरह इस मिट्टी में किए जा सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी या झारखंड में पाई जाने वाली सबसे नवीन मिट्टी है और सबसे उपजाऊ मिट्टी भी है। जलोढ़ मिट्टी को दो प्रकार है, जैसे खादर और बांगर, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इस मिट्टी में चूना पोटास की अधिकता है तथा हाइड्रोजन और ह्यूमस की कमी है। इस मिट्टी में कोई बोले कि जलोढ़ मिट्टी में किस चीज़ की अधिकता है, किस चीज़ की कमी है, अधिकता बोले तो देखिए चूना और पोटास की अधिकता है, और अगर कमी बोले तो हाइड्रोजन और ह्यूमस की कमी है। नेक्स्ट है, जलोढ़ मिट्टी को सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी के श्रेणी में रखा गया है, हम आपको पहले बताएं, लेकिन समय समय पर नाइट्रोजन उर्वरक की भी आवश्यकता पड़ती है। इसमें भी एक्स्ट्रा से इसकी उर्वरकता बढ़ाने के लिए उर्वरक की उपयोग किया जाता है। देखिए एक होती है अम्लीय मिट्टी, एक होती है क्षारीय मिट्टी, एक होती है अम्लीय मिट्टी, एक होती है क्षारीय मिट्टी। हालांकि आपके बुक में ये मेंशन नहीं है। एक आप जानते होंगे पीएच मान ना, पीएच मान जो 0 से आपका 14 तक चलता है ना, तो जो 7 से अगर कम हो मिट्टी का पीएच मान तो वो अम्लीय मिट्टी कहलाती है। अगर किसी भी मिट्टी का मान 7 से अधिक हो तो वो क्षारीय मिट्टी कहलाती है। क्या है? क्षारीय मिट्टी कहलाती है। तो ये पीएच, और अगर 7 हो किसी भी मिट्टी का आपका मान, पीएच मान 7 हो तो वह मिट्टी ना तो अम्लीय है ना तो क्षारीय है। वही बात हो गया है, अगर आप कभी कोई सिलेबस में चीज़ों को पढ़े होंगे, अम्ल क्षार लवण, ये आपका साइंस का पोर्शन है, अगर अम्ल क्षार लवण पढ़े होंगे तो वहाँ ये चीज़ें पीएच मान का बड़ा ही उपयोग है। वही पीएच मान के अनुसार यहाँ अम्लीय मिट्टी क्षारीय मिट्टी को अलग किया गया है, बांटा गया है। तो आप वहाँ से चीज़ों को देख सकते हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी तरह की डाउट या किसी तरह की परेशानी आपके मन में आ जाती है तो बेहिचक नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपकी प्रतिक्रिया मुझे मिले। धन्यवाद।